नमस्कार बहनों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत भाग 3 का। हम पढ़ रहे हैं पार्ट 9, जो कि हमारे इस पार्ट का आखिरी चैप्टर है। चलिए, हम पढ़ रहे थे कि 1940 से 47 तक, यानी कि 1870 से लेकर 1947 तक की कौन कौन सी घटनाएं हुई जो कि हमें आज़ादी दिलाने में सहयोग किया, हिंसक और अहिंसात्मक दोनों। मैंने आपको शुरू में बताया था कि दल दो भागों में बट गए थे, गर्म दल और नरम दल। देखिए, एक रिपोर्ट दी गई है गांधी जी के बारे में। ये कह रहा वही थे जिन्होंने प्रतापगढ़ में बेदखली रुकवाई थी। इलाहाबाद जिले के किसान आंदोलन की CID द्वारा रिपोर्ट की तैयार की गई। जनवरी 1921 की रिपोर्ट का एक अंश हम पढ़ते हैं कि किस तरह से हमने पीछे पढ़ा था कि लोग गांधी जी को कृष्ण की तरह, हमने कहा, गीतों में गांधी जी को गाए जाने लगे। और हमने पीछे देखा था कि जय हो गांधी महाराज की जय हो, ऐसा नारा भी लगा रहे थे लोग। देखिए क्या कह रहा है, एक रिपोर्ट है, हम रिपोर्ट का एक अंश पढ़ रहे हैं। इससे आपको पता चलेगा कि लोग गांधी जी को कितना मानने लग गए थे और उन पर कितना विश्वास करने लग गए थे। देखिए, कह रहे दूर दराज के गांव में भी गांधी जी का नाम का सिक्का जितना चलने लगा, उसे देखकर अचंभा होता था। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि कैसे उन्होंने असहयोग आंदोलन, या हम कह सकते हैं कि कैसे इन्होंने खिलाफत आंदोलन और एक मात्र सिर्फ आह्वान किया और उसके बिहाव पे पूरे देश में क्या हो गई, हड़ताल हो गई। देखिए, किसी को भी पता नहीं है कि वह कौन है, गांधी जी के बारे में कह रहे हैं या क्या है, फिर भी सबने मान लिया है कि वे जो कहते हैं वह सही है और उनका जो भी आदेश है वह पूरा होना चाहिए। वह एक महात्मा या साधु है, एक पंडित, इलाहाबाद के एक ब्राह्मण, यहाँ तक कि एक देवता है। देखिए, असमंजस में है। और अंग्रेज भी कि एक व्यक्ति जो पतला दुबला है, ठीक है, अधनंगा फकीर जिसको कहा एक अंग्रेज ने, वह व्यक्ति उसके आह्वान पर पूरा देश सड़कों पे उतर आ रहा है, पूरा देश आंदोलन करने को तैयार है। तो वे इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे थे। ये कह रहा उनके नाम की असली ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रतापगढ़ के लोग मानते थे कि उन्होंने ही बेदखली रुकवाई थी। आमतौर पर गांधी जी को लोग सरकार का विरोधी नहीं मानते थे, बल्कि केवल जमींदारों का विरोधी मानते थे। हम गांधी जी और सरकार के पक्ष में हैं, ऐसा लिखा है एक रिपोर्ट में। अब देखिए, कुछ घटनाएं और भी घटित होती है। हमने कहा था 1920 में गांधी जी ने करीब असहयोग आंदोलन चलाया था, लेकिन गांधी जी चाहते थे कि अहिंसा तरीके से हो, लेकिन कोई हिंसा हो गई। इसलिए हमने पढ़ा था कि चोरा चोरी कांड, जो कि 5 फरवरी के आसपास हुआ था, कहीं 4 फरवरी भी दिया हुआ है। उसके बाद उसके अंदर एक हम कह सकते हैं पुलिस चौकी को आग लगा दी गई थी और उसमें काफ़ी पुलिस वाले और जिंदा जल गए थे लोग। तो इस घटना से गांधी जी बहुत ही दुखी हुए थे और उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। देखिए, 1922 से 1929 की हम घटनाएं पढ़ेंगे कुछ। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के क्या थे, विरुद्ध थे। इसी कारण से फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चोरा चोरी पुलिस थाने पर हमला कर उसे क्या कर दिया, जला दिया, तो गांधी जी ने अचानक से क्या किया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। पहले गांधी जी ने कहा कि आप मेरे साथ रहिए तो मैं भारत को क्या दिला दूंगा, आज़ादी। लेकिन उन्होंने अचानक से अपना आंदोलन क्या ले लिया, वापस ले लिया। किस कारण से? चोरा चोरी जो घटना है उस कारण से। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर क्या चला दी थी, गोलियां। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देंगे। हम देखेंगे 2 तरह से कार्य करेंगे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए, यानी कि हम धीरे धीरे अंग्रेजों की जितनी भी परिषद है या इनमें एंट्री लेंगे और धीरे धीरे अंग्रेज चले जाएंगे और हम आ जाएंगे, ऐसा सोचना था उन लोगों का। तथा परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए, यानी कि हम अगर हमारी भागीदारी रहेगी तो हम उनकी नीतियों को प्रभावित करेंगे, हम हमारे पक्ष में नीतियां बनवाएंगे, ये कहना था। 20 के दशक के मध्य में गांव में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैसले में काफ़ी मदद मिली। 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखो क्या मतलब है सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि
हम आपकी बातों को नहीं मानेंगे। सविनय यानी नम्रतापूर्वक, बिना हिंसा के। इस आंदोलन का यह मतलब है। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि किसकी आज्ञा नहीं मानेंगे? अंग्रेजों की। आंदोलन के लिए जनाधार काफी उपयोगी साबित हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना 20 के दशक में मध्य की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं थी। भारत, देखिए आरएसएस की स्थापना होना ये भी एक उस समय में बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से सहयोग करेंगे। भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क था। जो अध्यापकों की सहायता से उनके विचारों के बारे में पता लगाएं, बताएंगे भाई आपको। उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी क्या थे भाई? सक्रिय थे। देखो अंग्रेजों ने युवा बहुत उग्र हो गए थे, तो युवाओं की उग्रता को रोकने के लिए उन्होंने जान करके किसको? भगत सिंह को फांसी दी थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, ताकि जितने भी यंगर्स है, क्योंकि उस समय जो यंगर्स थे यानी हम कह सकते हैं जितने भी जवान व्यक्ति थे, जो है युवा वर्ग था, उनको कहीं ना कहीं उनके दिल में डर बैठाने के लिए उन्होंने क्या किया? इनको फांसी दे दी और प्रताड़ित किया, क्योंकि युवा बहुत ही उग्र और क्रोध आ गया था। उन्होंने कहा था कि हम जो है इस तरह से अंग्रेज हमको आज़ादी नहीं देंगे, हम खुद आज़ादी लेकर रहेंगे। देखिए भगत सिंह भी सक्रिय थे। इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य जो है प्रस्ताव पारित किया। अगर आपसे पूछा जाए पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव किसने पारित किया था, तो वो कांग्रेस था। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, तो हमें बताना है 26 जनवरी 1930 को। इसीलिए हमारा संविधान को लागू करने में 26 जनवरी का वेट किया गया था। आगे देखिए, ये कह रहा है, देखो भगत सिंह का क्या मानना था? भगत सिंह का मानना था कि बहरे कानों को सुनाने के लिए जो है धमाके की ज़रूरत होती है। इनकलाब जिंदाबाद। कौन कह रहा है? भगत सिंह कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा हमने रिक्वेस्ट करके देख ली सब तरीके से, अंग्रेज हमको आज़ादी नहीं दे रहे हैं, तो अब क्या किया जाएगा भाई? गोली का जवाब बम से दिया जाएगा। कुल मिला के यानी कि इतना उग्र हो गए थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जहाँ अंग्रेजों का शासन होता है। हम अगर बिल्कुल शॉर्ट शब्दों में कहना चाहे तो शासन तथा अमीर शोषण वर्गों के लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोसाइटी रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। आपसे पूछा जा सकता है किसने स्थापना की, तो जो है हम कह सकते हैं कि भगत सिंह ने की एक तरह से। आगे देखिए, 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद एवं राजगुरु ने लाला लाजपत राय, देखो ये भी गरम दल के थे, लाल बाल पाल, ये भी गरम दल के नेता थे, इसलिए ये इनका सहयोग लेंगे। लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले शार्डन नामक पुलिस अफसर की हत्या कर दी। आपको पता हो तो लाला लाजपत राय को जब उनकी जब लाठीचार्ज किया गया था उन पे, तब उन्होंने कहा था मुझ पर जो पड़ने वाली हर एक लाठी आपको बहुत भारी पड़ेगी। इसी लाठीचार्ज के कारण बाद में लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी? मृत्यु। आगे देखिए, अपने साथी राष्ट्रवादी बी के दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में क्या फेंका था? बम। क्रांतिकारियों ने किसके लिए? लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए फेंका था। उसके अंदर क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं है, बल्कि बहरे कानों को सुनाना है, तथा विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे भयावह शोषण से अवगत कराया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब? 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। उस समय भगत सिंह की आयु केवल कितनी थी? मात्र 23 वर्ष थी। देखिए यहाँ पर एक और चीज़ बताई जा रही है आपको, साइमन कमीशन विरोध कर रहे हैं। साइमन कमीशन था जिसको कहा था साइमन कमीशन वापस जाओ। कब आया था? 1927, ये भी मार्च में आया था 1927 में, यानी कि एक आयोग बनाया गया था जो कि ब्रिटिश सरकार ने बनाया था भारत के लिए, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके अंदर कोई भी भारत का सदस्य नहीं था, इसीलिए भारतीय ने इसका विरोध किया। देखो लिखा है 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन कमीशन क्यों कहा गया? क्योंकि इसका जो अध्यक्ष था, या हम कह सकते हैं जिसके अंडर में बनाया गया,
उस व्यक्ति का नाम लॉर्ड साइमन था। देखिए, लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा गया। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था, यानी कि हमारे लिए बनाया गया आयोग और हम में से यानी भारतीयों में से कोई उसमें नहीं था, उस टीम में। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ और सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग का क्या किया भाई, बहिष्कार का फैसला किया। और जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शन किया गया और नारे लगाए गए, साइमन कमीशन वापस आओ। आपसे पूछा जा सकता है साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 1927 में। अब देखिए दांडी मार्च। पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं है, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना होगा। गरम दल के जो नेता थे सब वो यही सोचते थे, जो नरम दल के नेता थे वो सोचते थे हम एप्लीकेशन देंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे तो अंग्रेज हमको आज़ाद कर देंगे। गरम दल के नेता ने कहा नहीं भाई, ऐसे ये लोग आज़ाद नहीं करेंगे, हमें हिंसा में उतरना पड़ेगा, लड़ाई में। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि जब नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकलेगी, दांडी मार्च निकलेगा भाई, तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे, उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एक अधिकार होता था। देखिए, नमक पर भी टैक्स लेते थे और इसी के लिए दांडी मार्च निकलेगा। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एक अधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूल करना पाप है क्योंकि यह हमारे भोजन को एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को, लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। गांधी जी और उनके अनुयायियों ने साबरमती से देखो 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पैदल चलकर गए और वहाँ उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून को सार्वजनिक रूप से क्या किया था, उल्लंघन किया था। यानी पहले अंग्रेज कहते थे कि अगर आपको नमक बनाना है तो उस पर भी हमें क्या देना पड़ेगा, टैक्स। देखिए, महात्मा गांधी प्राकृतिक नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून की अवहेलना कर रहे हैं। दांडी मार्च 6 अप्रैल 1930। आगे देखिए, हम बात करते हैं महिलाओं के बारे में। स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं, कर्नाटक की अंबाबाई, बहुत सी महिलाएं आएगी, इससे पहले भी आई थी। 1857 की क्रांति के बाद भी अनेक महिलाएं, हम सबसे पहले तो हम पढ़ ही लेते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, वो 1857 में ही आ गए थे। तो ऐसे बहुत सी महिलाओं ने सहयोग किया था। देखिए क्या कह रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग पृष्ठभूमि वाली बहुत सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया था। हम पढ़ेंगे नेहरू जी की पत्नी भी थी, गांधी जी की पत्नी भी थी, ये सब महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था। युवा और वृद्ध, अकेली और विवाहिता, ग्रामीण और शहरी, रूढ़िवादी और उदारवादी, सभी तरह के माहौल में आने वाली महिलाएं आंदोलन में शामिल हुई। स्वतंत्रता के संघर्ष, महिला आंदोलन और स्वयं उनके लिए भी यह हिस्सेदारी महत्वपूर्ण थी क्योंकि वे हिस्सा बनना चाहती थी इस आज़ादी की लड़ाई का। अंग्रेज अफसरों और भारतीय राष्ट्रवादी दोनों को लगता था कि महिलाओं की सहभागिता ने राष्ट्रीय संघर्ष को जबरदस्त ताकत दी थी। स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण महिलाएं घरों से क्या आने लगी, बाहर, यानी कि उनकी जो कुप्रथाएं थी उनको भी वे पीछे छोड़कर आ रही थी। तो कुछ नया हो ही रहा था। इनमें से उन्हें विभिन्न व्यवसाय तथा शासन की जगह दिलाई गई। पुरुषों के साथ समानता का मार्ग प्रशस्त हुआ, साथ चल रही थी, साथ काम कर रही थी और सबसे बड़ी बात कि आज़ादी के आंदोलन में भाग ले रही थी। महिलाओं के लिए सहभागिता का क्या अर्थ था, इसकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति खुद उन्हीं के शब्दों में देखी जा सकती है। कर्नाटक की अंबाबाई का विवाह देखिए 12 साल की उम्र में कर दिया गया है। कितने साल की? 12 साल की। बच्चे खेलने की उम्र होती है ये। 16 साल की उम्र में वह क्या हो गई, विधवा हो गई। उन्होंने उडुपी के विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की घेराबंदी की, उन्हें गिरफ्तार किया गया और सजा दी गई। रिहा होने पर वे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जब भी वह जेल से बाहर आती, सभाओं में भाषण देती, बुनाई कताई सिखाती और प्रभात फेरियां यानी जो सुबह होती है का आयोजन करती। अंबाबाई इन्हें अपने जीवन में सबसे सुखद क्षण मानती थी, यानी कि मेरा जीवन मेरे देश के लिए काम आ रहा है। तो ये सबसे सुखद क्षण था उनके लिए, क्योंकि ऐसे क्षणों में उन्हें एक नया मकसद और प्रतिबद्धता दिखाई देती थी। आंदोलन में हिस्सेदारी के अपने अधिकार को मनवाने के लिए महिलाओं को काफ़ी जिद्दोजहद करनी पड़ी थी। उदाहरण के लिए नमक सत्याग्रह के दौरान शुरुआत में खुद महात्मा गांधी भी महिलाओं की हिस्सेदारी के समर्थन में नहीं थे। आखिरकार सरोजनी नायडू जो कांग्रेस में सरोजनी नायडू ने उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि वे महिलाओं को भी आंदोलन में क्या करें, शामिल करें। देखिए, आप इतना पढ़िएगा और बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है आपके लिए और आपकी ज्ञान वृद्धि के लिए भी। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।